हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं कृष्ण वरे आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स क्रिटिक्स पर। मैं आपको वेरियस स्पोर्ट्स के बारे में बताने आऊँगा, डिस्कस करने आऊँगा और उनकी मैच प्रीव्यूज एंड एनालिसिस, पोस्ट मैच प्रीव्यू सब आपको प्रोवाइड करूँगा इसी चैनल पे। तो जैसा कि हम सबको पता है कि कल के मैचेस देखने को मिले, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड भी थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग सबसे पहले हम कल के पहले मैच के लिए चलते हैं। वो था आइवरी कोस्ट वर्सेस नॉर्वे। आइवरी कोस्ट वाज डिफेंडिंग सो गुड कि मतलब यू शुड अप्रिशिएट देम। मतलब जिस तरीके से उन लोगों ने गेम खेला, यू कुड जस्ट से कि दे फॉट वेल। कहीं ना कहीं हम सबको पता था एट द एंड ऑफ द डे नॉर्वे आर द वंस टू ले जाएंगे मैच कहीं ना कहीं से। दे आर द फेवरेट्स फॉर द मैच। बट कहीं ना कहीं उन लोगों ने जिस तरीके कॉम्पिटिशन दिया एंड कहीं ना कहीं जिस तरीके से नॉर्वे भी खेली, नॉर्वे के पास इतने मतलब क्वालिटी स्ट्राइकर्स होने वाले, अर्लिंग हालैंड, सॉल लॉर्ड, ऑडिगर एट द नंबर 10 पोजीशन। कहीं ना कहीं 9 शॉट्स ट्राई करे, उनमें से 3 शॉट्स टारगेट पे रहे, तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न रहेगा नॉर्वे के लिए आगे चल के कि सिर्फ 9 शॉट्स ट्राई करे इतने अच्छा अटैक होने के बाद। एंड कहीं ना कहीं आइवरी कोस्ट ने बहुत ही अच्छा खेला, बहुत ही अच्छा डिफेंड करा। कहीं ना कहीं आइवरी कोस्ट ने 14 शॉट्स लिए, 14 एंड उनमें से 5 ऑन टारगेट और पोजीशन आप देखें 52%। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब स्टैट्स से आप मैच देखेंगे तो आपको लगेगा आइवरी कोस्ट प्लेड बेटर देन नॉर्वे, बट कहीं ना कहीं वो मेजर फिनिश चाहिए था। और कहीं ना कहीं आइवरी कोस्ट की गोलकीपिंग मैं बोलूंगा थोड़ी सी डाउनग्रेड थी, और कहीं ना कहीं वो लास्ट से जो फ्री किक वहां हमें देखने को मिली फ्रॉम द गोलकीपर ऑफ नॉर्वे नाइलैंड के द्वारा, लगभग वो शायद मैच सेविंग। I think I don't need to talk about a one person there. It's Erling Mala Haaland. fama, mala fama. Se la pasan diciendo que soy mala. Porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama. Again एक फ्लैश मोमेंट पे गोल आना एंड अर्लिंग हालैंड ने बहुत शॉट्स मारे एंड यू कैन सी बहुत ज्यादा क्लोज थे। ऐसा लग रहा था कि कभी भी ये बंदा स्कोर कर देगा, और जिस तरीके से प्रेसिंग करता है आई थिंक आई वुड जस्ट गिव हिम वन एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर हिज प्रेसिंग एबिलिटी। जिस बंदे के पास एक एबिलिटी है कि मतलब ये प्रेसिंग भी करता है एंड आपको बॉक्स के अंदर जो आपको फिनिश दे सकता है, शायद इनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता आपको। तो जिस तरीके से इनके पास पावर है, आई थिंक मुझे रोनाल्डो की याद आती है, नॉट दैट मच गुड बट कहीं ना कहीं गुड। कोच जरूर इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके, लेकिन वे दे प्लेड, तो उन लोगों ने जिस तरीके से डिपेंड करा पूरे टूर्नामेंट में। मैं यहाँ एक और बात करना चाहूंगा, वह नॉर्वे की फिजिकलिटी। नॉर्वे की फिजिकलिटी इतनी, कोई भी आपको डिफेंडिंग टीम, कोई भी आपको बहुत ही ज्यादा डिफेंड करने वाली टीम थी उनके खिलाफ पीछे छूटती हुई दिखाई दे सकती थी। लेकिन आज के मैच में आइवरी कोस्ट वाज टेक्निकली बेटर, लेकिन फिजिकली ऑब्वियसली नो वन कैन बीट नॉर्वे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड आइवरी कोस्ट ने 14 कॉर्नर किक्स ली, व्हिच इज इन 14 कॉर्नर्स में से आप एक भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, व्हिच इज अ शॉकिंग थिंग। चलिए फिर हम चलते हैं आज के दूसरे मैच वर्सेस स्वीडन। फ्रांस ने जिस तरीके का फुटबॉल खेला है, दे आर ऑलवेज द फेवरेट्स, इनके ऊपर कोई सवाल नहीं था। एंड स्पेशली जिस तरीके से किलियन एम्बाप्पे खेल, ही डजंट नीड टू प्रूव हिज वर्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके से वो गोल मार रहा है, गाय जो वर्ल्ड कप में आई थिंक मैं बोलूंगा गोल स्कोरिंग एबिलिटी में उससे आगे कोई नहीं है। और मे भी जब तक वो अपने करियर को फिनिश करेगा, ही कुड बी रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप प्लेयर एवर। जिस तरीके उनकी परफॉर्मेंस, क्लच मूवमेंट्स है, इसने एक वर्ल्ड कप फाइनल में हैट्रिक मार रखी है, एक वर्ल्ड कप फाइनल में उसका गोल है। स्पेसिफिकली उसकी परफॉर्मेंस आज के मैच में वाज सो गुड। जरूर स्वीडन थोड़ी नॉन फेवरेट टीम थी इस मैच में, लेकिन द वे एम्बाम प्लेड इज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल। लेकिन मैं यहाँ एक और प्लेयर की बात करना चाहूंगा, माइकल ओलिसन नंबर 10 की पोजीशन पर खेलते हैं। यूजुअली राइट विंग पर मैं खेलते हुए दिखाई देते हैं और एफसी बैन मैंने, बट कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने अपने इसको इस पोजीशन से में ढाला है, शायद उनसे बेहतर तो नहीं डाल पाएगा। एंड सबसे बड़ी एबिलिटी हुई है उनके पास कि वो गेम को चलाना जानते हैं। इज मोर ऑफ अ काइंड ऑफ मैसी का, जो नंबर 10 पे भी खेल लेगा। आई एम नॉट कंपेयरिंग, जो नंबर 10 पे भी खेलेगा, राइट विंग में भी खेलेगा, स्ट्राइकर भी खेल लेगा। एंड ऑब्वियसली जब आपके पास इतने स्ट्राइकर्स हो तो आप मैक्सिमम शॉट्स लेते हैं, और वो हमें दिखाई भी दिया। 25 शॉट्स वाज टेकन बाय फ्रांस इन व्हिच दे पुट
13 shots on target and 61% possession. मतलब it was surely great. In passes 523 and pass accuracy was 91%, which was insanely good, I would say. कहीं ना कहीं इसमें पास एक्यूरेसी में कहीं ना कहीं जो एक्स फैक्टर था वो हमें माइकल ओलेसे का भी देखने को मिला। फ्रांस जैसी टीम को अब तुम्हें फिजिकली थोड़ा जाना पड़ेगा, फिजिकली थोड़ा तुम्हें गेम शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रांस को रोकना है। एंड स्पेसिफिकली वरना तुम किलियन एम्बाप्पे को ब्लॉक कर दोगे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है उस्मान डेम्बेले एंड बारकोला एंड माइकल ओल्से फंस सकते हैं, क्योंकि माइकल ओल्से जस्ट पासिंग, हमें वो गोल स्कोरिंग एबिलिटी अभी इतनी दिखी नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि किलियन एम्बाप्पे इज द मेन एक्स फैक्टर फॉर फ्रांस। कहीं ना कहीं पूरा टूर्नामेंट का जो स्ट्रक्चर है, पूरा बिल्ड कैसे होगा, पूरा टूर्नामेंट इज डिपेंड्स ऑन किलियन एम्बाप्पे। क्या फ्रांस वर्ल्ड कप जीतेगी, पूरा डिपेंड करने वाला है किलियन एम्बाप्पे पे। द ओनली मैन who can change the results alone is Kylian Mbappe। दूसरा है मेसी, क्योंकि उस प्लानट का ही नहीं है, क्योंकि मैं उस बारे में क्या ही बात करूं कि वो चेंज कर देगा क्या कर देगा। उस बंदे ने फाइनल में भी एम्बाप्पे के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। वही बात है, एम्बाप्पे वाज एट इट्स पीक, मेसी अपने एंड पे था, लेकिन तब भी मेसी ने बेस्ट परफॉर्म किया था। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैच की स्कोर लाइन की पर। वो है मैक्सिको वर्सेस इक्वाडोर। इक्वाडोर बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव एबिलिटी वाली टीम है, बट दे कांट स्टॉप मैक्सिको। मुझको एक्सपेक्टेशंस थी कि कहीं ना कहीं इक्वाडोर विल गिव अ गुड फाइट, बट वो हुआ ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में इतने गोल मारे और फिर उसके बाद मैक्सिको ने अपना जो डिफेंसिव एबिलिटी है वो दिखाई। मेन चीज वही थी कि उन्होंने अपना डिफेंस प्रॉपर शो किया आफ्टर दोस 2 गोल्स। उन्होंने दिखाया कि हम गोल मार भी देंगे, हम लोग गोल बचा भी देंगे। तो कहीं ना कहीं ये मुझे आगे चल के टूर्नामेंट में दिखाई दे रहा है दे विल परफॉर्म मच बेटर, क्योंकि आगे आने वाली प्रीमियर टूर्नामेंट में जो टीम्स के प्लेयर्स हैं वो थोड़े थक जाएंगे। यूजुअली वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं हो पाता ऑब्वियसली व्हेन यू आर प्लेइंग इन नॉकआउट्स। तो कहीं ना कहीं मैक्सिको को इस चीज़ का फायदा मिलेगा। होम कंडीशंस जैसी ही उनके लिए साउथ अमेरिकन, एंड दे विल परफॉर्म मच बेटर एंड बेटर ऑब्वियसली। लेकिन जब आप स्टैट्स वाइज देखेंगे आपको लगेगा 2-0, बट इक्वाडोर ने फाइट नहीं दी जो मुझे देखना था, क्योंकि शॉट्स उतने आए नहीं। क्योंकि जिस तरीके का आप पोजीशन के ऊपर जाएंगे, पोजीशन 43% in favor of Mexico and 57% of Ecuador, which is insanely good by Ecuador, but कहीं ना कहीं वो finishes में missing की ability जो इक्वाडोर में है भी, क्योंकि वो they can't finish the ball, they are a defensively good team, इसलिए हर चीज में बेटर थी। बट द फैक्टर इज शॉट्स लिए भी कम और शॉट्स ऑन टारगेट भी बहुत कम थे। 8 कॉर्नर्स लेने के बाद आपका एक गोल नहीं आया, मतलब आपने थोड़ा सा लैग कराया कहीं ना कहीं पासिंग में, थोड़ा सा फिनिश में। कहीं ना कहीं हमें जाते हुए एक रेड कार्ड और देखने को मिला। चलिए फिर आज चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट मैच के ऊपर। तो आज का सबसे पहला मैच होने वाला है 9:30 बजे शाम के, वो भी इंग्लैंड वर्सेस डीआर कॉन्गो। डीआर कॉन्गो एक बहुत ही स्टेबल टीम है और कहीं ना कहीं अभी उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं स्कोरिंग एबिलिटी है इनके पास, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जहाँ फंसे वो है उनकी ट्रांजिशन। बहुत ट्रांजिशन करते हैं बीच बीच में, कहीं ना कहीं फ्रांस इंग्लैंड को इस चीज का फायदा उठाना पड़ेगा। और इसमें सबसे जो मेन काम करेंगे इंग्लैंड की तरफ से वो है जूड बेलिंगहम, क्योंकि जब भी कोई टीम ट्रांजिशन कर रही है उस ट्रांजिशन को, सामने टीम के ट्रांजिशन को फेल करना का काम रहता है मिडफील्डर्स को। वरना तुम्हारे मिडफील्डर्स अच्छे तो यू कैन डू दैट इजीली। तो कहीं ना कहीं हमें दिखाई दी डेक्लन राइस, एंडरसन एंड जूड बेलिंगहम, दो सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर्स एंड अटैकिंग मिडफील्डर लाइक जूड बेलिंगहम। बहुत ही ज़्यादा इंसेंट मिडफील्डर। कहीं ना कहीं पूरा मैच का डिपेंडेंस जूड बेलिंगहम की ओर हमें दिखाई देगा एंड डिफेंस हमें डेक्लन राइस की ओर। कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है हैरी केन विल बी अ एक्स फैक्टर अगेन इन दिस मैच, एंड मेरी इस मैच में स्कोर लाइन प्रेडिक्शन रहेगी 2-1 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड कहीं ना कहीं यहाँ पे 70th या 60 मिनट में एक गोल मारेगी। वो 60th या 70th मिनट के बाद दे आर गोइंग टू डू अ गुड डिफेंसिव, देन दे आर गोइंग टू शो अ गुड डिफेंसिव एबिलिटी। हम सीधे चलते हैं कल के नेक्स्ट मैचेस की। कल होगा सुबह के 1:30 बजे, तो बेल्जियम वर्सेस सेनेगल। बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल मैच है टू प्रेडिक्ट कि कौन इस मैच को ले जाएगा, क्योंकि बेल्जियम ऑब्वियसली दे हैव चोक्ड इन नॉकआउट स्पेसिफिकली, और इतना अच्छा कुछ रहा नहीं है इनका वर्ल्ड कप, जबकि दे आर द 9th रैंक टीम इन फीफा। मैं उन्हें बहुत लो रेट करूँगा उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इन वर्ल्ड कप्स। बेल्जियम का एक इनक्रेडिबल स्ट्रेस, वो 16 मैचेस से अनबीटन है।
16 मैचेस से। एंड जरूर इसमें थोड़ी इतनी बड़ी टीमें नहीं आती, थोड़ी बहुत आती हैं लाइक मैक्सिको, क्रोशिया, इजिप्ट, दीज आर गुड टीम्स, बट इन्होंने ड्रॉज बहुत खेले और मुझे लगता है यहाँ बेल्जियम में थोड़ी पस्ती दिखाई देगी कि उनके पास उस तरीके का अटैक नहीं है कि वो सेनेगल को डिफेंस को तोड़ पाए। सेनेगल की बहुत सालों से यही एबिलिटी रही कि वो अपने डिफेंस की ओर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। डिफेंस की ओर जो टीम डिपेंड करती है वो टीम कहीं ना कहीं सामने वाली टीम को ब्रेक कर सकती है अगर उनके पास उतनी अच्छी अटैकिंग एबिलिटी नहीं है, फिर पास मेकिंग एबिलिटी नहीं है। सेनेगल हालिया फॉर्म बहुत इतनी कुछ खास नहीं रही है, लेकिन जिनसे उनके 2 मैचेस हुए थे फ्रांस एंड नॉर्वे, वो ऑब्वियसली दे आर some are they're one of the favorites in this World Cup. So कहीं ना कहीं उनसे मैचेस आना is not a big deal, but in friendlies they lost against USA, which is a big deal. क्या यहाँ फंसेगी सेनेगल? मुझे लग रहा है हाँ, because of attacking ability again दोनों में टीमों में सेम प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है इस मैच में कहीं ना कहीं देबो कोर्टवास वाला फैक्टर हमें देखने को मिलेगा। जरूर देबो कोर्टवास का ये साल का सीजन इतना कुछ ऐसा कुछ खास नहीं रहा था इन कंपैरिजन टू इस प्रीवियस सीजन, बट वो बंदा है, वो अंदर निकाल देगा मैच बेल्जियम के लिए। मेरे को लगा है एक मैच को निकालेगा और शायद यही मैच हो सकता है। आई एम गोइंग फॉर 1-1। द मैच विल गो टू एक्स्ट्रा टाइम, वन एक्स्ट्रा टाइम में ज़्यादा देन बेल्जियम विल स्कोर, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम में कहीं ना कहीं नर्व्स होल्ड करना सबसे बड़ी मेन बात होती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके के एक्सपीरियंस प्लेयर है बेल्जियम के पास, डिगो कोर्टवास, ट्रोसार्ड, केविन डे ब्रुयने, डोकू, ये सारे गुड प्लेयर जो नर्व्स होल्ड कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं गेम को चलाना भी पड़ेगा उसी के साथ में अगेंस्ट सेनेगल, क्योंकि फिजिकलिटी के अगेंस्ट आप सेनेगल से नहीं जीत सकते, फैक्ट है। चलिए फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैच के। जरूर इस मैच में मैं इतना टाइम लेने नहीं वाला हूँ, क्योंकि वी ऑल नो व्हाट विल बी द फाइनल मैच। जरूर अपसेट हो रहे हैं, लेकिन दिस विल बी अ मैच टू सी। अच्छा मैच होगा एंड आई थिंक जो मेरी प्रिडिक्शन है उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली जाए ये मैच। तो कहीं ना कहीं यूएसए रिसेंटली बहुत अच्छे करके आ रही है, होम कंडीशन पर गई। टर्की के खिलाफ जरूर दे लॉस्ट अ मैच, तो मतलब दे आर नॉट अ कंसिस्टेंट टीम कि लगातार 6 जीते, लगातार 5 जीते, लगातार 3 जीते। दे आर नॉट अ टीम, वो टीम 2 जीतते हैं 1 हारते हैं, लाइक दैट टाइप ऑफ टीम दे आर। कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये लोग इतना ड्रॉ नहीं खेलते, मतलब दे आर, जो भी टीम ड्रॉ नहीं खेलती थी वो अटैकिंग होती है, अटैकिंग इंटेंट से जाने वाली एक कहीं ना कहीं टीम होती है। और मैं जो मानता हूँ अगेन इस यूएसए के लिए प्यूलिसिक विल बी एन एक्स फैक्टर इन दिस मैच। पूरे मैच का शायद मे बी जो डिफरेंस क्रिएट करने वाला है वो प्यूलिसिक करेगा। आई थिंक इट विल बी अ बैटल बिटवीन प्यूलिसिक एंड डेज़ेको एज हो चुके थे, जरूर आप इतना काउंट नहीं करेंगे, फॉर 40 साल के हो चुके, बट ही इज़ अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। मैच इंपॉर्टेंट मैचेस में डेज़ेको मुझे लगता है खड़े होने वाला है फॉर बॉस्निया। बट व्हाट विल बी माई स्कोर लाइन प्रेडिक्शन? अब 2-1 मुझे लग रहा है यूएसए 1 गोल खाएगी बाय जस्ट जो उनके थोड़े से वीक पॉइंट्स है वहाँ के। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है यूएसए फंस सकती है एक मेजरली अटैकिंग टीम के खिलाफ, जो मुझे बॉस्निया में दिखाई नहीं देने वाली है, दिखाई दे रही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक वीडियो।